न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले 3 लॉज की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है ये? अगर कभी भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये ध्यान रखेंगे। अगर मान लो ये रहा एयर रेजिस्टेंस या फिर ये रही एयर के मॉलिक्यूल्स, उसमें ना एक बॉल नीचे गिर रही है और जैसे जैसे नीचे गिरती जाएगी इसकी स्पीड बढ़ेगी और उसी स्पीड के साथ एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा। ध्यान से समझना, छोटी सी सिचुएशन। नीचे कौन सा फोर्स लगता है? mg। नीचे mg लग रहा था, लेकिन पीछे के डायरेक्शन में भी इस बार एक फोर्स है, मैंने बोला एयर रेजिस्टेंस। लेट अस से Fr नाम दे देते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगा रहे पीछे के डायरेक्शन में। जैसे जैसे इसकी स्पीड तेज होती जाएगी वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर मान लो मैं एक कार के ऊपर खड़ा हो जाऊं, ठीक है, मान लो मैं कार के ऊपर खड़ा और कार बिल्कुल स्लो चल रही है 5 की स्पीड से, क्या मैं पीछे उड़ के गिर जाऊंगा? नहीं ना। लेकिन जैसे जैसे कार तेज चलेगी तो मुझ पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो मैं उड़ के पीछे गिर जाऊंगा क्योंकि इतना तेज लगेगा एयर रेजिस्टेंस। वैसे ही यहां पे भी है। तो मुझे लगता है एक ऐसी सिचुएशन आएगी, अभी के लिए mg डोमिनेट कर रहा है तभी तो नीचे गिरेगा। अगर हवा ज्यादा होती तो ऊपर चला जाता। एक ऐसी सिचुएशन पक्का एग्जिस्ट करेगी व्हेन mg इज इक्वल टू Fr। इस सिचुएशन में बता सकते हो क्या होगा जब mg और Fr बराबर हो जाएंगे? नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूं। वो रेस्ट पे नहीं आएगी बेटे बॉडी। एक मिनट, फिर से मैं जानना चाहूंगा क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो अगर mg इक्वल टू Fr हो जाता है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे रहती। क्या ये बॉडी चल रही थी पहले? इस फोर्सेस के इक्वल होने से पहले चल रही थी ना, तो वो चलती ही रहेगी, लेकिन दिस टाइम एक फिक्स्ड वेलोसिटी। समझ आया? तो अगर कभी भी किसी चीज पे इक्वल फोर्सेस लगे तो उसके 2 केसेस हो सकते हैं बेटे। एक वो रेस्ट पे है और दूसरा हो सकता है कि वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ आ रहा है? ध्यान रखना इस छोटी सी चीज को। सर इक्वल है तो लेविटेट क्यों नहीं करेगी? क्या लेविटेट क्यों करेगी? अगर किसी चीज पे इक्वल फोर्स लग रहे हैं, वो एक्सेलरेट नहीं कर सकती। स्पीड तो हो सकती है उस पे, वेलोसिटी तो हो सकती है। हाँ, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। सेकंड अपने पास है जो मेन हमने आज तक पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma। लेकिन मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज्ड फॉर्म में बताना चाहूंगा। साथ साथ अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बनाते रहना, ठीक है। F इक्वल टू ma तो हमने सुना ही था, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये जो F है ये जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने लेफ्ट साइड में लिखे, इज इक्वल टू में समेशन मास इंटू, या सिंपल आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखेंगे। अभी मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस ये ध्यान रखेंगे जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे होते हैं वो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू ma। बाय द वे ये वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर x एक्सिस है तो उसके अलोंग अलग लगेगा max, और अगर y एक्सिस है तो उसके अलोंग अलग लगेगा F इक्वल टू ma। याद आया कुछ? mg के इक्वल हम नॉर्मल कर देते थे, है ना, क्योंकि वो y एक्सिस के अलोंग है, वहां एक्सेलरेशन नहीं होती। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है तो हम F इक्वल टू ma लगा देते हैं। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? इसकी ये जनरलाइज फॉर्म नहीं है बाय द वे, ऐसे नहीं होता, मतलब मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ये नहीं है। इसके लिए हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी होगी विच इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या बताया था? इट इज अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, जिसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो आज के बाद अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, उसके पास मोमेंटम है, मतलब 2 चीजें हैं, मास और वेलोसिटी। ध्यान रहेगा। फिर से वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब px mvx अलग होगा। जितनी भी डायरेक्शंस अवेलेबल हैं वो सारी आ जाएंगी। मैंने जब तुम लोगों को कोलिजन पढ़ाया था ना, एक ओब्लिक कोलिजन पढ़ाया था, याद आया वो, जिसमें ऐसे टेढ़ी से चली जाती थी, अल्फा बीटा एंगल बन जाता था टकराने के बाद। उसमें बताया था 2 अलग अलग मोमेंटम्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। ध्यान रखना। अब अगर मैं न्यूटन्स लॉ तुम्हें लिख के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू dp डिवाइड बाय dt। द मोस्ट जनरल फॉर्म इज दिस वन। ध्यान रखेंगे।
विच इज F इक्वल टू F एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ये, या जितने भी हमारे पास फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू में मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूं डिफरेंशिएशन का, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? अगर दो चीजें आ जाए तो पहले की डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे ही दूसरे की डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले की डिफरेंशिएशन। समझा? मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि मास चेंज नहीं होता, तो हम ये dm बाय dt को उड़ा देते हैं, तो यही टर्म बचती है, विच इज मास इनटू ये क्या है, dv बाय dt एक्सेलरेशन। वही वाली फॉर्म आ गई घूम फिर के। लेकिन अगर मास चेंज हो रहा हुआ तो इधर आ जाएंगे हम, जैसे मैंने रॉकेट मोशन पढ़ा होगा, रॉकेट प्रोपल्शन में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ ये फॉर्मूला भी यूज कर रहे होते हैं, ऐसा सा फॉर्मूला, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मास चेंज हो रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये तो बेसिक में बता रहा था। थर्ड हमारे पास आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और कुछ पता है इस लॉ के बारे में? सेम टाइप ऑफ फोर्स होने चाहिए एक्शन रिएक्शन के लिए। अगर मान लो ये रहा हमारे पास एक बॉडी, ये रही दूसरी बॉडी, ये इसके पास मास है m1, इसके पास मास है m2, ये इसे अपनी तरफ खींचेगी, है ना। m2 अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। क्या बोलते हैं उस फोर्स को जो मासेस के बीच में लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी m1 भी तो खींचेगा अपनी तरफ। क्या तुम लोग बता सकते हो इस f1 में f2 में क्या फर्क है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का, और कुछ भी नहीं। दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता था f1 इज इक्वल टू माइनस f2। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, नथिंग एल्स। मैंने 5 टाइप के फोर्सेस बताए थे, जिसमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम इसको बोलने वाले हैं वेट। वेट के बारे में हम सबको पता है किस डायरेक्शन में लगता है। अगर ये एक सरफेस पे बॉडी पड़ी हुई है तो डाउन, और अगर ये हवा में होती तो तब भी डाउनवर्ड। कोई ऐसी कंडीशन जब ना लग रहा हो ये mg, अर्थ के पास भी और mg नहीं लग रहा, होता ही नहीं। स्पेस में जाना पड़ेगा उसके लिए जहां ग्रेविटी हो ही ना। और अगर मैं अर्थ ही बना दूं तो अर्थ में कहां लगता है mg? अगर अर्थ में ये बॉडी पड़ी हुई है तो किस डायरेक्शन में लगेगा? अभी भी डाउनवर्ड। द आंसर इज नो, इस पर सेंटर की टुवर्ड्स द सेंटर। अगर वैसे मैं एक स्फीयर पे, ये एक स्फीयर है कोई भी, अगर मैं इस पे एक बॉडी को यहां पे रख दूं, अब कहां लगेगा mg? इस बार डाउनवर्ड, अर्थ के सेंटर पे लगता है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन? ठीक है, बढ़िया। एक तो हमारे पास होता है mg, दूसरा अपने पास आता है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मैंने पहले तो बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, अब मैं बेसिक से ही बताने वाला हूं। ठीक है, ये अगर हमारे पास एक सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। अगर मैं इस बॉडी को हवा में उड़ा दूं तो क्या होगा? नहीं लगेगा तो नॉर्मल नहीं लगेगा, लेकिन mg विल बी देयर। और अगर ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे होता तो भी परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, और इधर के डायरेक्शन में mg। ये दूसरे टाइप का फोर्स था। तीसरा अपने पास आता है टेंशन फोर्स। टेंशन कैसे लगता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब है रस्सी हमेशा खींचने की कोशिश करती है। अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है, जहां से देखोगे तुम ऐसे सोचो, रस्सी ना स्ट्रेच करने की कोशिश करती है हमेशा। मैंने इस रस्सी को देखा, तो बताओ इसके इस एंड से देखेंगे तो टेंशन कहां होगी? ऊपर की तरफ। अगर मैं इस एंड से देखता तो नीचे। हमेशा खींचने की कोशिश करती है रस्सी। ठीक है, और अगर मैं ऐसा केस बना देता, मान लो ये हमारे पास आगे लग रहा है कुछ एक्सटर्नल फोर्स F, बाकी टेंशंस बताओ। पहले बताओ रस्सी कितनी है? एक ये रही, ये दूसरी, ये नहीं है बेटे, 2 है। ठीक है, तो बताओ इस जगह से देखेंगे तो टेंशन कहां लगेगा? हमेशा रस्सी खींचने की कोशिश करती है। और इधर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड, यहां से देखेंगे राइट साइड, यहां से देखेंगे लेफ्ट साइड। ये T1 और ये T2। कंफ्यूजन? तो ये था अपने पास थर्ड टाइप का फोर्स विच इज
टेंशन फोर्स। एक और एग्जांपल बता देता हूं टेंशन के लिए। मान लो कुछ ऐसा आ गया, ये रहा हमारे पास बॉक्स, ये रहा हमारे पास दूसरा बॉक्स। अब बताना जरा क्या होगा टेंशन में, इधर से ऊपर की डायरेक्शन में और यहां से नीचे टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, दूर की तरफ ही। ऐसे समझो एक रस्सी है, वो हमेशा खींचने की कोशिश करती है, ऊपर ही खींचेगी इसे, है ना। अगर बॉक्स नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है तो जहां से देखोगे ऊपर की डायरेक्शन, दूर की डायरेक्शन में होती है टेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर। फोर्थ टाइप अपने पास आता है स्प्रिंग फोर्स। वैसे हम इसको तो थोड़ा डिटेल में, इलास्टिसिटी एक चैप्टर आता तब पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखेंगे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास। अगर मान लो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये पड़ा हुआ है अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ क्या होती है? मीन पोजीशन, या फिर वो लेंथ ना ये स्ट्रेच है इस समय और ना ही ये कंप्रेस्ड। मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया कुछ एक्स डिस्टेंस। बताना इसमें स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे की डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग फोर्स। और फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का? स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटे वो पोटेंशियल एनर्जी है जो बोलना चाह रहे हो, कुछ ऐसा होता है। यहां नेगेटिव साइन हमें बताना चाह रहा होता है डायरेक्शन के बारे में। हम ऐसे ही नहीं याद रखेंगे इसको कभी भी, सिंपल याद रखो। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है kx। नेगेटिव साइन के लिए हम कभी परेशान नहीं होंगे, समझ आ रही? स्प्रिंग फोर्स इज kx। बस इतनी सी बात है, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचा। अगर ये कंप्रेस किया होता तो इधर ले आते x डिस्टेंस, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होता, लेकिन फिर भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx ही, ध्यान रखेंगे। द फाइनल वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में याद है कुछ? पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, ये रहा फ्रिक्शन। जब भी कभी दो बॉडीज या दो सरफेसेस मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उसमें रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, आगे कोई फोर्स लग रहा है F, देन दिस इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में दो चीजें बताई थी, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक के बारे में मैंने बताई थी, एक कांस्टेंट आता है μs, और स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से कहां आ रही है? मोशन में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते थे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर कभी भी कोई पूछे कि एक बॉडी, मेरी ये नोटबुक यहां पड़ी है, बताओ इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है? कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा बेटे, जीरो। जब तक मैं फोर्स नहीं लगा, मैंने बताया था ना फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन लगेगा। समझ आ रही है? ध्यान रखेंगे। और काइनेटिक में बताया था एक कांस्टेंट म्यू के, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वैसे फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। डिपेंडिंग ऑन स्टैटिक है या फिर काइनेटिक है वो हम देख लेंगे। ठीक है, एन क्या है यहां पे? नॉर्मल। एंड वी आर डन। बाकी क्वेश्चन जितना बचा है हमारे पास करने का वो सारे क्वेश्चन। आज मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवाने वाला हूं, सो मेक श्योर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट साथ साथ करके देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा एक बॉक्स या एक ब्लॉक m मास का, थीटा एंगल पे है, इधर के डायरेक्शन में लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ये कैसे करें? सबसे पहले तो इसमें जितने फोर्सेस समझ आ रहे हैं वो सारे बना लिया करो। ठीक है, फिर अगर तुम्हें दिखाई दे कि कुछ टेढ़े मेढ़े से फोर्स लग रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, तो ब्रेक कर लो कंपोनेंट्स में। आई होप पता थी ये बात। तो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है mg, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, अगर यहां पे हमारे पास टेंशन है, ये थीटा है, तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो टेंशन का यहां आ जाएगा t cos थीटा, और इधर की डायरेक्शन में t sin थीटा।
मैंने तो कहा ही नहीं है बॉडी मूव कर रही है, एक ही जगह रुकी हुई है। तो क्या करें, जब भी बॉडी रुकी हुई हो तो चीजों को बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्या? ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। मान लो ये थीटा एंगल है, बता सकते हो इस पे फोर्सेस कैसे लिखे? सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, नीचे की डायरेक्शन में mg। फ्रिक्शन नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो बताओ क्या करते थे, अगर ये थीटा है तो यहां पे कितना आता है? थीटा। तो mg का यहां पे mg cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा। अब ये नीचे आ रहा होगा mg sin थीटा फोर्स लगने पे, ठीक है। ये तो बेसिक था, इसके बारे में क्वेश्चन अब बना रहा हूं। और इस पे एक स्प्रिंग अटैच्ड। अभी तो ये नेचुरल लेंथ पे है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा ग्रेविटी लगेगी तो थोड़ा नीचे भी आएगा। बताना है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। जितने फोर्सेस समझ आ रहे हैं बेटे सारे लिख दिया करो। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, जब ये मूव करके नीचे आएगा तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे ही चला जाएगा, है ना। सॉरी, नेचुरल लेंथ कह रहा हूं, ये दोबारा रुक जाएगा। जितना भी स्ट्रेच हो सकता है, स्ट्रेच होने के बाद एक जगह आकर रुक जाएगा। मान लेते हैं इसमें एक्सटेंशन हो गई x, तो बताओ इसमें कितने फोर्सेस लगेंगे? इधर की डायरेक्शन में कौन सा लगता है? नॉर्मल। पीछे की डायरेक्शन में Fs स्प्रिंग फोर्स, इधर की डायरेक्शन में mg cos थीटा और इधर की डायरेक्शन में mg। बस बैलेंस कर दो। Fs और mg sin थीटा इक्वल होंगे, मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू kx। लिखा था किसी ने सेम? और ये वाले भी बैलेंस कर दो। mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल। बाकी तो हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ही रह गई है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होता तो पीछे की साइड फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता, स्प्रिंग फोर्स के साथ ही आता वो भी, ठीक है। पूछना है आता कुछ? ध्यान रखो बेटे इन इक्वेशंस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटवुड्स मशीन, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ इस तरीके से, अगर मान लो ये हमारे पास एक पुली है और ये रहा एक बॉक्स m, ये एक बॉक्स है 2m। जरा इस पे जितने भी फोर्सेस बन रहे हैं सारे लिख के, दो इक्वेशंस हमें लिखनी आती हैं ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉ से। जिस भी डायरेक्शन में बॉक्स चलेगा वो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में मतलब उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव फॉर वन बॉक्स। तुम लोग मैच करना, क्या तुम लोगों का भी सेम डायग्राम बना है? टेंशन ऊपर नीचे mg, टेंशन ऊपर इसमें भी और नीचे 2mg। ये बॉक्स नीचे जा रहा होगा, ये बॉक्स ऊपर जा रहा होगा। अगर हम 2m के लिए देखें तो इक्वेशन बननी चाहिए थी, नीचे का फोर्स पॉजिटिव, ऊपर टेंशन नेगेटिव इज इक्वल टू 2ma, और इसमें ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव इक्वल टू ma। सेम लिखा किसी ने? एक्सेलरेशन बताना कितनी आ रही है, इसको कट करा तो मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है mg से mg भी कट जा, मतलब m से m कट जाएगा तो g/3 आ रहा है। चलो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मान लो एक की जगह दो पुली आ जाएं तो आज के बाद उसके लिए भी एक ट्रिक याद रखेंगे, मैं यहां पे बता देता हूं। सिंपल सा बेसिक याद रखेंगे। अगर मान लो हमारे पास एक पुली है, नीचे की डायरेक्शन में कुछ टेंशन दे रखी है टी। अब तुम कहोगे कि आपने टेंशन नीचे क्यों बना दी, अभी तक तो आप ऊपर बना रहे थे। मैं पुली के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, ठीक है। अगर बॉक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो दूर की तरफ ऊपर लगेगी, और पुली के रिस्पेक्ट में देखोगे तो नीचे की तरफ लगेगी। यहां समझ आ रहा है? अगर हम बॉक्स के जहां से देखो वहां से दूर की तरफ लगती है, अभी भी बताया। तो अगर यहां से देख रहे थे तो ऊपर की डायरेक्शन में, यहां से देखेंगे तब भी रस्सी खींचना ही चाह रही है, ठीक है। तो अगर यहां टेंशन लग रही है टी, यहां लग रही है टी, तो ऊपर की डायरेक्शन में कितना होगा? 2t। आज के बाद कॉन्सेप्ट ही बना लेते हैं, समझ आ रही है? इतना ही ध्यान रखना था हमें बस। अगर यहां 2t होता तो ऊपर
4T आ जाता। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। हम मान के चलेंगे आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब है हम मासलेस पुली मान के चलेंगे, कोई खुद का मास नहीं होगा इसका। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, देखने में कितना डरावना सा होगा और बहुत इजी है, लेकिन जरा इसकी इक्वेशंस लिखनी है हमें। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना सा क्वेश्चन होगा, जो कि नहीं है। देखना अब जरा टेंशन सोचने की कोशिश करते हैं इसमें। यहां कितनी होगी? T। अभी अभी मैंने लॉजिक बताया था बेटे, अगर यहां पे T है तो यहां कितनी होगी? 2T। इसमें 2T है तो पूरी रोप में टेंशन सेम रहती है ना, तो यहां पे 2T होनी चाहिए। इसमें कितनी होगी? 40। तो यहां कितनी होगी? सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए भी इक्वेशन बन जाएगी, इसके लिए भी बन जाएगी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अगर हम इसमें सारे फोर्सेस लिखना चाहें तो इधर की तरफ टेंशन T1, इसमें इधर की तरफ टेंशन T1, इधर T2, यहां पे T2 और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फ्रिक्शन मैंने अभी कहा नहीं है। फर्स्ट बॉक्स के लिए बनाएंगे तो सारी की सारी चीज आगे चल रही है, तो 100 माइनस T1 इक्वल टू 2A। दूसरे के लिए बनाएंगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 3A। तीसरे के लिए T2 इज इक्वल टू 4A। सारी इक्वेशन को ऐड करके देखोगे तो 100 इज इक्वल टू 9A। A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो T2 आ जाएगा, फर्स्ट में पुट करोगे तो T1 आ जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला सबका सेम आया? बहुत अच्छी बात है। ये वाला बताना। ये भी आसान सा ही है जैसा अभी किया था। दो हैं, ये दो अलग अलग रोप हैं, इसका मतलब दो टेंशन आने वाली है, T1 और T2। चलो करके देखें। खुद से डायग्राम बनाना। नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, इसमें आगे टेंशन कुछ इस तरीके से, और फिर मैच करके देखो क्या तुम लोगों का भी सेम बन रहा है। चलो इक्वेशंस तो लिख के दिखाओगे अभी। कौन सा नीचे गिरेगा? 10 वाला। बढ़िया। ये नीचे गिरेगा, इसको आगे जाना होगा, ये ऊपर। और हम यहाँ पे चैप्टर खत्म करने नहीं आए न्यूटन्स लॉ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अच्छी खासी लीड है, तो हम अगर फ्रिक्शन से पहले भी कर लिया ना तो अपना मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, मेरे को क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें भी आज बतानी है। तो मेरी इक्वेशन बन रही है 10 mg माइनस T1 इक्वल टू 10 ma। दूसरी इक्वेशन बन रही है T1 क्योंकि आगे चल रहा है माइनस T2 इक्वल टू ma। और तीसरी इक्वेशन बन रही है T2 माइनस mg इक्वल टू ma। देखना यही बन रही है सेम। ये T1 से T2 मतलब T1 और T2 कैंसल, तो 9 mg इज इक्वल टू 12 ma। तो A आ जाएगा 9/12 विच इज, मारने ही लगा था बस मैं, तो 3 के टेबल पे कट, तो 3g/4। जी को जी ही रहने दो अभी। किसी को कुछ कंफ्यूजन? ये वाला पहले करते हैं, ये ज्यादा आसान है। फिर से वही सेम इक्वेशंस लिखो। 3 की जगह ना बेटे इसे 30 लिख लो। या कर दिया था? हाँ ठीक है, अब तो सीधा ही दिख जाएगा ना। इक्वेशंस बनाएंगे तो बनेगा 30 नीचे, ये ऊपर। तो इक्वेशन बननी चाहिए थी 30g माइनस टी इक्वल टू 30a, और यहां बनेगा t माइनस 2g इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28g/32। मेरी आ रही है बेटे, सेम आ रहा? बस कटिंग वगैरह तो बाद में कर लेना। ये वाला करो, इंक्लाइन प्लेन, एंगल दिया हुआ है 37। फिर से ट्राइंगल याद दिलाऊं या याद है? 3 4 5 वाला। यहां पे अगर हमारे पास है 37, तो 37 के सामने 3, ये 4, ये 5, ये 53। बस एक चीज ध्यान रख लिया करो, 37 के सामने 3 होता है। ठीक है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा। डायग्राम बना लिया, फोर्सेस भी लिख दिए। चलो देखो फिर मैच करके देखते हैं। तो ये आएगा नॉर्मल, इधर की डायरेक्शन में mg, यह आना चाहिए था mg cos 37, mg sin 37, पीछे की डायरेक्शन में टेंशन, नीचे 5g, ऊपर टेंशन। मेरा ऐसा डायग्राम बन रहा है।
सेम है, नीचे की डायरेक्शन में गिरेगा ये बॉक्स, ये इधर की डायरेक्शन में जाएगा, तो बनना चाहिए था नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर की नेगेटिव इज इक्वल टू 5a। सेम इक्वेशन बनी। और इस वाले में t माइनस mg या फिर 1g साइन 37 इज इक्वल टू 1a। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। साइन 37 3/5 होता है तो पुट कर लेना, g की वैल्यू भी रखोगे तो इजी हो जाएगा। कितना आ रहा है? इसको रखोगे 3/5 तो ये आ जाएगा 6, 5 माइनस 6 50 माइनस कितना 6, 50 माइनस 6 आ जाएगा 44 और वहां आएगा 6, 44/6 22/3, तो यह आना चाहिए 22/3। सभी का सेम आ रहा है बेटे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, बाकी मैं कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है ना, दोनों साइड बना दो। कुछ कह रही हो? जरूरत ही नहीं, लेकिन एक बार बनाना होता ताकि हम यूज टू हो जाएं, ठीक है। काम नहीं है इसमें, नॉर्मल का फ्रिक्शन में आएगा काम। ऊपर की डायरेक्शन में अपने पास नॉर्मल अलग अलग आएंगे बेटे इस बार, n1 n2। यही सेम परफॉर्मेंस बेटे टेस्ट में भी दिखाया करो, ठीक है, तब पता ही नहीं क्या हो जाता तुम लोगों को। 5g साइन 53 यहां आ जाएगा, सॉरी 50g कॉस 53, यहां पे 50g। सेम इक्वेशंस बनी, 50 वाला नीचे गिरेगा और 5 वाला ऊपर आएगा। उस हिसाब से देखें तो नीचे का फोर्स पॉजिटिव, मतलब 50g साइन 53 माइनस में टेंशन इज इक्वल टू 50a, और दूसरी इक्वेशन में नहीं बन रही है t माइनस 5g साइन 37 इक्वल टू 5a। सेम आया? देखना कैलकुलेशन करके, 74/11 तो 50g का मतलब 500, साइन 53 होता है 4/5, 5g साइन 37 मतलब 50 इंटू 3/5, तो ये बन जाएगा 400 माइनस 30। हो गया? यहां तक समझ आया? चलो नेक्स्ट देखें। अब हमें कहा गया है कि अगर मान लो यहां पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, समथिंग कुछ मास इसका दिया हुआ है, या 50 kg का एक कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बॉक्स पड़ा हुआ है, और मुझे ना इसको ऊपर लिफ्ट करना है, तो मेरे को ऊपर की तरफ, मेरे को नीचे की तरफ एक फोर्स लगाना होगा, जिसके लिए ये पर्सन ना जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी नीचे आएगी। मैंने लास्ट टाइम भी ये कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर मैं ऊपर चढ़ूंगा ना तो ये रस्सी नीचे आएगी, तो ये बॉक्स ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा। बता सकते हो कम से कम मिनिमम फोर्स ये कितना, या मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी लगे ताकि ये बॉक्स लिफ्ट हो जाए। अब ध्यान से समझते हैं। अगर मान लो मेरे को एक बॉक्स को, ये बॉक्स है 40 का, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? 400। अरे mg तो होता है ना नीचे की डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये हवा में उड़ जाए? 400 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो 400 पॉइंट समथिंग भी लगा दोगे तो हवा में उठ जाएगा ये। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस बॉक्स वो 400 ही होता है। सबसे कम मैथमेटिकली 400, लेकिन हमें पता है प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज्यादा लगाना होगा हमें। समझ आ रही है ये बात? इसका मतलब है यहां पे भी अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में भी, इसको मैं अभी साइड में रख देता हूं, मिनिमम फोर्स ये होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, अगर मुझे इस बॉक्स को उठाना है, इस सिचुएशन को भूल जाओ अभी के लिए, तो ऊपर के डायरेक्शन में मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा? 500। मतलब ये टेंशन अगर 500 की इक्वल हो गई, प्रैक्टिकली सोचें ऐसा होना नहीं चाहिए, मैथमेटिकली अगर ये टेंशन 500 की इक्वल होगी तो क्या होगा? हवा में उठ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं अब इस सिचुएशन को भूल जाओ, हमें पता है टेंशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस इंसान के लिए हम लगाते हैं अब इक्वेशन जो अभी तक हम सीख रहे थे। ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, नीचे की डायरेक्शन में 100 mg। तो क्या होगा अगर ये पर्सन ऊपर जा रहा है तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू NA ma। m की जगह 10 रख देते हैं, और टेंशन कितनी लिखे?
500। 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 10A। तो कितना आंसर आ रहा है? हाफ आ जाएगी? नहीं, 4/10 विच इज 400/10, 40 आ जाएगी एक्सेलरेशन। इतनी एक्सेलरेशन से अगर ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया रस्सी में तो बॉक्स ऊपर चढ़ जाएगा। दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन। ज्यादा तो भाई स्पीड ऑफ लाइट से चले जाओ अगर वेलोसिटी रखनी है तो, है ना। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। कुछ कंफ्यूजन? ये अलग टाइप का क्वेश्चन था बेटे, नोट्स में शायद ना मिले। तो नोट कर रहे हो क्या? ये भी समझ लो, उसके बाद आराम से समय दे दूंगा मैं, ठीक है। ये वाला भी समझ लो, सेम क्वेश्चन ही है। एक रस्सी है, 3 लोग हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे कुछ वैल्यूज मान लेते हैं इसमें दी हुई है। तीनों की ही एक्सेलरेशन दी हुई है। इसकी एक्सेलरेशन है 2, इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 4 और इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है टेंशन एट दीज 3 पॉइंट्स। तो ध्यान से समझना बेटे, ये भी एक A पॉइंट पे टेंशन बनानी है, एक B पॉइंट पे बतानी है, एक C पॉइंट पे बतानी है। तो बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा होगा फर्स्ट लुक में, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पूरी चीज को एक सिस्टम मान लें, ये पूरी चीज, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो एक रस्सी के साथ कनेक्टेड है। समझ आ रही? अभी मैंने न्यूटन्स लॉ का तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MA, ऐसा बताया था कुछ। तो वही समझते हैं। कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं देखना इस पे। टॉप पे देखो, इस बॉक्स के अलावा ये पूरा बॉक्स एक सिस्टम है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ऊपर देखो कितना फोर्स लग रहा होगा, एक टेंशन। ऊपर की साइड टेंशन लगनी चाहिए, ठीक है। ये पूरे बॉक्स को हम एक सिस्टम मान के चल रहे हैं, तो सही कह रहा था, नीचे की डायरेक्शन में चलना लगना चाहिए। यहां पे टेंशन और नीचे की तरफ लगना चाहिए। अगर ये पूरा सिस्टम है तो mg। तो कितना mg लगेगा टोटल नीचे, वो सोचना होगा। कितना है टोटल मास? 25। तो बेटे ये भी लिखना चाहिए था हमें, 250 इज इक्वल टू, बाकी जो हमने लिखा था बिल्कुल सेम है। कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 45। ये पूरा अगर हम इसको एक सिस्टम मान के चल रहे हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, नीचे mg और इज इक्वल टू में ma। लेकिन इस बार ma सबके कंसीडर हुए, जितने भी पार्टिकल्स हैं। b और c पे टेंशन बता देना इसी तरीके से। अगर कभी भी कोई बॉक्स जमीन पर पड़ा है और हमें उसको हवा में उठाना है, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज mg के इक्वल। सबसे कम mg के इक्वल लगा सकते हैं हम फोर्स इसको उठाने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर 3 लोग हैं ना, HC वर्मा का क्वेश्चन होता है, एक बुक है फिजिक्स की, तो उसमें 3 बंदर हैं, वो ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बताओ उसमें टेंशन कितनी होगी हर एक पॉइंट पे। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। वैसे ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन द इजीएस्ट वन इज दिस वन, कि बाकी पूरी चीज को एक बॉक्स या फिर एक सिस्टम मान लो, ऊपर टेंशन, नीचे mg इक्वल टू ma, जो अभी तक कर रहे थे, वही लॉजिक लग जाएगा फिर इसमें, ठीक है। TB माइनस डाउनवर्ड कितना फोर्स लगेगा? ऊपर तो टेंशन है, डाउनवर्ड इस बार mg लगना चाहिए था 5 और दिस 200 और मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो उसके बाद, जो कि कितना आ जाएगा? 20 प्लस 45। ऐसे ही TC भी निकाल लेना बेटे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं स्प्रिंग से रिलेटेड, तो ध्यान से समझना बेटे। ये भी अगर मान लो हमारे पास रस्सी की जगह एक स्प्रिंग आ गई, कुछ इस तरीके से, एक का मास दे रखा है m, एक का मास दे रखा है 2m। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m या एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 2m जस्ट आफ्टर सेकेंड स्प्रिंग इज कट। तो बेटे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान से समझना। हम 2 ही क्वेश्चन ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सा सिस्टम दे दिया और कहा कि ये वाले स्प्रिंग को कट कर दिया, द बेस्ट आई कैन मेक। अगर जैसे ये स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा? अभी मजाक क्यों उड़ा रहे हो तुम लोग, खुद से बना लेना। नीचे वाला mg तो कट ही जाएगा, फिर एकदम स्प्रिंग ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली, लेकिन स्प्रिंग ऊपर तो जाना चाहिए। जैसे ये नीचे वाले को काटेंगे वो ऊपर जाएगा, उससे पहले ये वर्ड लिख देना आप, जस्ट आफ्टर। तो बेटे इसका ना एक चीज ध्यान रखना,
जैसे ही मैं ये स्प्रिंग को कट कर दूंगा ना, ये स्प्रिंग को कट करते इसको अभी नहीं पता लगेगा, जस्ट आफ्टर कुछ समय लगता है उसको वापस वो एनर्जी गेन करने में और ऊपर जाने में। इसका मतलब है अभी अगर मैं इस चीज को इग्नोर करूं, ये सीजर को, तो बताना इस पे कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे। इस पे देखते हैं सबसे पहले ऊपर की तरफ, और टेंशन नहीं होती इसमें, Fs। नीचे की डायरेक्शन में mg, बिल्कुल सही। इसमें ऊपर की तरफ लेट अस से Fs डैश, नीचे की डायरेक्शन में 2mg। कुछ कंफ्यूजन है आता? पक्की बात है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग को कट करा, ये तो नीचे गिरेगा, है ना। दोनों की एक्सेलरेशन बतानी, पहले नीचे वाले बॉक्स पे चलते हैं। ये रहा नीचे का बॉक्स, इसमें ऊपर कितना फोर्स है बेटे? स्प्रिंग तो काट दिया, 0, तो ऊपर तो कोई भी फोर्स नहीं, नीचे कितने हैं? 2mg। लेकिन इस पे और कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कभी भी कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? वो तो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये आराम से फ्री फॉल कर रहा होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। समझ आ रही? ग्रेविटी में नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। मेन तो ये ऊपर वाला, इसके लिए बनानी है हमें मेन इक्वेशन। जरा ये जो m वाला बॉक्स है इसके लिए बताना क्या होगा कंडीशन अभी फिलहाल के लिए। नीचे वाले नीचे होगा इसका खुद का mg, ऊपर होगा स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल टू, सर वो कटेगा तो उसको झटका भी तो लगेगा। वही बताने वाला हूं, अब ध्यान से समझते हैं। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को नहीं काटा था तो बता सकते हो ये Fs, ये वाला जो फोर्स है इसने कितनी चीजें संभाल रखी है? दो बॉक्सेस को संभाल रखा है। मतलब ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के मास के इक्वल। इन दोनों के मास के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां पे अगर मैं ये स्प्रिंग होता तो मैंने इन दो चीजों को संभाल रखा होता। आई एम एज्यूमिंग स्प्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है, वरना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अगर मान लेते हैं खुद का कोई मास नहीं है तो ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है ये इक्वल होना चाहिए 3mg के। कोई सोच पाएगा? यस सर। पक्की बात है। यस सर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए था? 2mg। ये 2mg के इक्वल होना चाहिए। बस सिंपल ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे स्प्रिंग की जगह एक रस्सी होती तो उस रस्सी में यहां की टेंशन 3mg के इक्वल होती। वैसे ये स्प्रिंग फोर्स भी 3mg के इक्वल है। इसका मतलब है इसमें फोर्स ऊपर लग रहा है 3mg, नीचे फोर्स लग रहा है mg, और ये जाएगा कहां अकॉर्डिंग टू यू? ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब मेरे को बताओ, जैसे ही मैं स्प्रिंग को कट करूंगा क्या ये 3mg गायब होगा या नहीं? कम होएगा सर। जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूं, नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा जस्ट आफ्टर में। इसका मतलब है ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल टू में हमेशा क्या आता है? तो ए आ जाएगा 2g, ऊपर के डायरेक्शन में 2g। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्प्रिंग, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसका 2mg रह गया? भाई इसका तो स्प्रिंग ही गायब हो गया। इसके साथ तो स्प्रिंग अभी भी अटैच था ना, इसका तो स्प्रिंग ही गायब हो गया। समझ पा रहे हो? एक क्वेश्चन से तो ऑब्वियसली समझ नहीं आने वाला था, तो मेरे पास एक और है। फिर से ध्यान रखना, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, जिसके साथ भी स्प्रिंग अटैच है उसको नहीं पता लगेगा कि नीचे वाला बॉक्स जा चुका है। समय लगता है इस चीज में। अपनी लैंग्वेज में ये बातें लिखते रहा करो, जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है ना, दोस्तों को भेजते हो वैसे वाली, याद भी रहेगा उससे। नॉर्मल वाली। सर इसमें किस तरफ पे वो मूवमेंट किसकी? टोटल उसमें जाना तो ऊपर ही चाहेगा ये, है ना, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन ऊपर बना दी। ठीक है, कंफ्यूजन नोट कर लिया सभी ने? जरा ये करके देखते हैं। एक स्प्रिंग, उसके साथ ये मास m, ये दूसरा स्प्रिंग मास m, और ये तीसरा स्प्रिंग। डोंट वरी, मुश्किल नहीं है। मैंने हमेशा बताया है फर्स्ट लुक में ही डिफिकल्ट लगते हैं, होते नहीं है, बस इतना ही। वेट अ सेकंड, रुक जाओ। ये वाला कट करा है हमने स्प्रिंग। फिर से वही बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ दीज 3 बॉक्सेस। बेसिक याद है क्या होता है?
जैसे ही हम स्प्रिंग को कट करेंगे इसका तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को नहीं पता लगेगा कि स्प्रिंग की बॉक्सेस नीचे जा चुके, इसको पता लगेगा? नहीं, ये वाले स्प्रिंग में कुछ इफेक्ट आएगा? जस्ट आफ्टर कटिंग जो भी स्प्रिंग बचा हुआ है उसको नहीं पता लगता कि दूसरे वाला स्प्रिंग जा चुका है। मतलब अगर मैं यहां पे पहले तुमसे स्प्रिंग फोर्स पूछना चाहूं F1, बताना कितना आएगा? कटने से पहले की बात है, कितना है? 3 mg, बिल्कुल सही। नीचे कौन सा लगेगा इस पे? इसमें बताओ, बीच वाले स्प्रिंग में बिना जब कट नहीं हुआ था 2 mg, और नीचे कितना आएगा इसमें? और अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2 mg तुम लोग बता रहे हो स्प्रिंग कटने से पहले की बात, किस पे लग रहा है? M पे 2m? अबे दोनों ही M है, M पे, ये भी M है, ऊपर वाले पे लग रहा है, दोनों पे ही लगेगा। अबे रस्सी की तरह सोचो ना, रस्सी की टेंशन कहां लगती है? दोनों पे ही लगती है बेटे। इसमें बताओ कितना होगा स्प्रिंग फोर्स? mg, और नीचे mg ही लगेगा। हमेशा ध्यान रखना बेटे, फिर से मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे ही मैं स्प्रिंग को कट करने वाला हूं, कौन सा ऐसा फोर्स है जो गायब हो जाएगा? नीचे वाले mg। आराम से सोचते हैं, जब भागने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे ही मैं स्प्रिंग को कट करूंगा, जिस स्प्रिंग को कट किया है वो गायब हो जाएगा, बाकी बचेगा वैसे का वैसा ही। जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, जिस भी स्प्रिंग को कट करते हैं उसका फोर्स गायब, बाकी सेम ही रहेंगे अभी भी। ये पूरे का पूरा सिस्टम नीचे गिरेगा, लेकिन इसको नहीं पता लगेगा अभी। समझ आ रही है? ये बात लिखनी है बेटा हमें, कि जिस स्प्रिंग को कट करेंगे वही वाला फोर्स गायब होगा, बाकी नहीं। बाकी के लिए इक्वेशन लिख के देखो खुद से। ये नहीं समझ आया? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था ना, मैंने तो इस स्प्रिंग को कट किया था ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ऐसे ही अगले वाले में देखो, इसको कट किया ना इस पे फर्क पड़ेगा स्टार्टिंग में, जस्ट आफ्टर ना इस पे फर्क तो पड़ेगा, थोड़ी देर बाद गिरेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग इनको नहीं पता लगेगा। ठीक है, जरा इक्वेशंस लिख के देखते हैं तीनों बॉक्सेस की। फर्स्ट सबसे टॉप, ये सेकंड। बेटे फिर से बता रहा हूं, ये बात इंपॉर्टेंट है तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। जिस स्प्रिंग को कट करो सिर्फ उस पे इफेक्ट आएगा, बाकी पे कुछ भी नहीं। चुप होके बैठ। ठीक है, जैसे अगर मैं सबसे टॉप वाले की लिखना चाहूं तो ऊपर बताओ कितना फोर्स लगेगा? 3 mg, नहीं पता लगेगा अभी इसे, जस्ट आफ्टर कटिंग। नीचे कितना लगेगा? और बॉक्स जाएगा कहां वैसे? ऊपर, तो बनेगा 3 mg माइनस mg इक्वल टू ma। तो a कितना आ जाएगा? 2g। पहले की तो आ गई, दूसरे की खुद से लिखो। समझ आ रही है? जिस स्प्रिंग को कट करो बस वो वाला गायब कर दो, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला जस्ट आफ्टर कटिंग। ध्यान से सोचना बेटे, एक बार सोचो, आराम से सोचो, समय लो, लेकिन एक बार थोड़ा सा दिमाग में लाने की कोशिश करो कि ये जो बॉक्स बचा है हमारे पास, इस पे क्या हो रहा होगा। अगर ये जो सेकंड वाला बॉक्स है, नीचे इसमें लग रहा होगा mg, इसका खुद का वेट, और कुछ होगा या नहीं? पहले बताओ, ये स्प्रिंग फोर्स F3 किस पे है? ऊपर वाले पे, नीचे पे, या दोनों पे? दोनों पे होता है बेटा। रस्सी की तरह सोचो ना, जो रस्सी खींचती है वो एक साइड से थोड़ी खींचती है। एक साइड से रस्सी खींच सकते हो कभी? खींचने का मतलब ही क्या होता है? दोनों साइड से खींचना पड़ेगा। आई होप ये पता हो बात। क्या कर रहे हो? अरे तुम तो बेटे, तो a आ जाएगा 2g। एक बात अब जो नेक्स्ट आने वाली है ना, वो कभी मेरे को तो एटलीस्ट नहीं डाइजेस्ट होती, जो नेक्स्ट आने वाली है। इसमें बताना, mg। इस पे नीचे कितना लगेगा? mg। ऊपर कितना लगेगा? mg। फिर से मैं बता रहा हूं, स्प्रिंग जो है ना वो रोप की तरह, रस्सी की तरह दोनों साइड से खींचता है, तो ऊपर भी कितना लगेगा? mg। इसमें नीचे की तरफ टेंशन की तरह ही, नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ, हमेशा दूर की तरफ लगता है। तो कितना आया? mg माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो a आ गया 0। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कभी कि कोई चीज नीचे गिर रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन नहीं। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन है और नीचे वाले का एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्यों? वो तो दोनों ही जुड़ रखे थे।
मैं कहता हूं ये ऐसी बात है जो डाइजेस्ट नहीं होती ना। कम से कम ग्रेविटी तो लगती है हर चीज में ना, इस पे तो ग्रेविटी भी नहीं लग रही। सर ये वो सीन है कि आप गिर रहे हो कि आपको लगेगा आप गिर ही नहीं रहे हो। तो ग्रेविटी तो लगती है, इस पर ग्रेविटी तक नहीं लग रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट ही कैंसिल हो गया। तुम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा कि कोई टीचर है वो ऐसी सी चीज नीचे गिरते हैं, स्लिंग के बोलते हैं ना, वो जैसे ही छोड़ते हैं ना तो ये पार्ट नीचे आता है पूरा का पूरा, ये यहीं रुका रहता है। ये तब तक रुका रहता है जब तक ये पूरा पार्ट आगे इस पे ना टकरा जाए। देखी हुई है? नाम पक्का उसका स्लिंकी ही होता है क्या? देख लो, कुछ और ना सर्च करवा देना। स्टिंकी फेमस तो हूं, देखो मैं। अरे किसी टीचर ने, वाले के पास थे। ये राशन ये कर रहा है। अरे किसी टीचर ने नहीं फेंकी हुई क्या वो प्रॉपर करके? हाँ ये रैन दे। देख रहे हो ये रुका हुआ, ले भाई आती इंग्लिश। देख रहे हो ना ये नीचे गिर, एक पॉइंट इसका रुका हुआ है यहाँ पे और ये पूरा का पूरा गिरा। यही सिचुएशन हमने अभी की ना। बड़ा ज्यादा मतलब इंट्यूटिव सा तो नहीं ही है, बट ऐसा। तो ये है वो जस्ट आफ्टर हीटिंग वाली चीज, समझ आई? ओए ये क्वेश्चन समझ आया? ये वाला जो बताया अभी अभी आ गया? बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाले में जो स्प्रिंग है ना उसको रस्सी की तरह मान के चला करो। अगर ये रस्सी होती तो टेंशन यहां लगती ना, इसके लिए। तो इनमें भी ये रही वो टेंशन। टेंशन की जगह नाम चेंज है स्प्रिंग फोर्स, और खुद का mg तो है ही। एक खुद का mg और एक वो स्प्रिंग फोर्स। बेटे सूडो फोर्स को सबसे बढ़िया एक्सप्लेन किया था ईशान अवस्थी ने। पता है ईशान अवस्थी कौन है? जो दिखता है हाँ, जो दिखता है वो होता नहीं, बिल्कुल। अरे हाँ भाई, मम्मी के हाथ पे खाना खाएंगे जुनैद खान। मतलब मैंने ना अभी कल वीडियो भी बनाई एक। मैं जब पहले तो प्रोटेस्ट की वीडियोस आ रही थी मेरे पास, तो प्रोटेस्ट की वीडियो चलते चलते मूड इतना मेरा खराब हो गया ना, मेरे को बड़ा दुख सा लग रहा था कैसे स्टूडेंट्स को मार रहे हैं ये वो। बीच में एक आता है जुनैद खान, आमिर खान के बेटे जुनैद खान। क्या कहेंगे जुनैद? हाँ, तीनों में से किसके हाथ से खाना खाएंगे अब? जुनैद खान। और वो बंदा रुक ही नहीं रहा फिर भी। सूडो फोर्सेस में क्या होता है? अगर मान लो एक बॉक्स पड़ा हुआ है यहां पे और ये लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और मैं इसे ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था चीजें बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाती हैं जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसे देखना शुरू कर दें, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना शुरू कर दें। अब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, बाहर वाले अगर देख रहा है एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, तो हमें पता है ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो यहां से कितना आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस, ठीक है, बढ़िया बात थी। लेकिन जरा इसके हिसाब से सोचना, तो अंदर है आदमी, इसके हिसाब से क्या हो रहा होगा? इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक नॉर्मल है और दूसरा, खत्म होगी कहानी। एक्सेलरेशन उसकी भी सेम है। जितने से लिफ्ट चल रही है उतने से वो खुद चल रहा। ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब है यहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स हमें लेके आनी होगी। क्यों लानी होगी? क्योंकि न्यूटन्स लॉ से बाहर आ गए हम। न्यूटन्स लॉ काम ही तब तक करेंगे जब तक ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट ना कर रहा हो। ये तो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इसका मतलब है अगर ऑब्जर्वर खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैंने तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी में एक बात बताई थी कि अपनी एक्सेलरेशन दूसरे को दे दो। लेकिन कैसे देते हैं? अपनी को माइनस ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसको एक्सेलरेशन दे दो नीचे की डायरेक्शन। देखना अब सही आएगा आंसर। ऊपर के फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे के फोर्सेस। हो गया, सेम आ गया इसके जैसा। इसका मतलब है जो सूडो फोर्सेस है ना, वो सूडो फोर्स एक्ट करते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। कुछ पूछ रही हो? यही वाला मतलब क्या होता है? जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन उल्टा करके दूसरे को दे दो, ठीक है, उसे सूडो फोर्सेस बोलते हैं, जो लग रहे हैं कि एक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में बेटे बताई थी एक चीज, शायद तुम लोगों को याद आ जाए मेरे बताने से। अगर मैं आगे जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से और मेरे सामने बहुत सारी चीजें, एस्ट्रॉइड है, प्लैनेट्स है, सब कुछ है, मैं आगे जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, और कैसे बोल सकते हैं इस चीज को? आपकी तरफ आ रहा मैं रुका हूं और वो पूरी का पूरा यूनिवर्स मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, वैसे हमने यहां भी किया। ये ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है या फिर इसने अपनी एक्सेलरेशन दूसरे को दे दी लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब खुद के लिए ये रुका हुआ है, बाकी चीजें नीचे जा रही हैं। समझा? जैसे ये वाली सिचुएशन में बताना क्या होगा, इसको एक एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी ऊपर, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा नॉर्मल तो लगता ही है, Yes, sir. और नीचे क्या लगता है? mg ऊपर के फोर्सेस ml इक्वल टू नीचे के फोर्सेस, खत्म हो गया। समझा? अगर मान लो ये एक वेलोसिटी से जा रहा होता तो ये रहा आदमी, ये रहा नॉर्मल, ये रहा, अब बताओ ऊपर जा रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी नेगेटिव लेकर के उसको दे दो। भाई रुक जाओ आराम से। क्या होगा इस बार? इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? इनर्शिया इस बार इनर्शियल है। वो नॉन इनर्शियल कब होता है बेटे? जब जब खुद एक्सेलरेट कर रहा हो। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा ना, मतलब एकदम नॉर्मल सिचुएशन है। ये भी वही देखेगा जो हम लोग देख रहे होंगे, जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। चीजें कब अलग हो जाती हैं? जब एक्सेलरेशन आ जाती है। तुम्हारे और मेरे मोशन देखने में डिफरेंस तब आएगा जब हम दोनों में से एक एक्सेलरेट कर रहा होगा। ये तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब आंसर सिंपल आएगा, n इक्वल टू mg। समझा? तो आज के बाद हमने ना एक बात ही समझ ली। अगर मान लो एक लिफ्ट है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है a एक्सेलरेशन से, और उसमें एक इंसान बैठा, तो बताओ उस पर g इफेक्टिव कितना लग रहा होगा, नेट उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा? नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक फॉर एग्जांपल बताना। अगर कभी भी एक लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो इस ब्लॉक पे टोटल एक्सेलरेशन कितनी लगेगी? नीचे की तरफ एक तो जी लगेगी ही, और दूसरा अपनी भी एक्सेलरेशन उल्टा करके उसको देगा, तो टोटल। समझ आ रही? ये बॉक्स याद रखना बेटे। और अगर मैं सिमिलर बॉक्स बनाना चाहूं कि कभी भी अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो बताओ इस बॉक्स पे नेट एक्सेलरेशन कितनी लगेगी? तो g माइनस ए। ध्यान रखना बेटे। समझ आ रही है? फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट लुक में ही डिफिकल्ट लगते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। ठीक है? हाँ पूरा। बोला तो ऐसे जैसे भूत ही देख लिया हो। अरे मुश्किल नहीं है, मैंने कहा ना फर्स्ट लुक में ही है बस। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम such that small m stays at rest। मैं कितनी स्पीड से इस पूरे के पूरे इंक्लाइंड प्लेन को चलाऊं? वैसे तो फिसल के नीचे गिर जाएगा ना, लेकिन तुम खुद सोचना, अगर मैं कभी भी एक कार को चला रहा होता हूं और उस कार में लॉकेट लगा हुआ एक, तो तुम्हें लगता है वो पीछे की साइड आ जाता है, तो इसमें भी एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो मैं कितनी एक्सेलरेशन से इसे आगे चलाऊं ताकि ये रुका रहे? इसमें पीछे की तरफ इस तरीके से फोर्स लगे सच दैट ये फिसल के नीचे ना आए। ये हमारा क्वेश्चन। बनाना फिर इसको सॉल्व करते हैं। बिलीव मी उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम लोग फर्स्ट लुक में इसको सोच रहे हो। अगर हम सिंपल नॉर्मल के कंपोनेंट कर दें तो ये एंगल हमारे पास कुछ भी, कहां से आया थीटा बताओ? ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं, यहीं से ही सोचना पड़ेगा बेटे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हमने प्रूव कर रखा है, तो कौन सा थीटा होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मैंने लगता है ये थीटा होगा। सोचना किस वजह से? वर्टिकली ऑपोजिट। ये लाइन, सॉरी ये लाइन और ये लाइन वर्टिकली ऑपोजिट से, तो एन का इधर कितना आ जाएगा और एन का इधर, बस हो गया अपना क्वेश्चन। एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए। आगे की तरफ चल रहा है तो इसके इक्वल ही होना चाहिए। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एन कोस थीटा मस्ट बैलेंस दिस एम जी।
समझ आया? अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ चल रहा है तो आगे वाले फोर्स पॉजिटिव, पीछे कोई था ही नहीं, तो मैंने n sin थीटा और ma को इक्वल रख दिया, और ऊपर नीचे के तो बेटे बैलेंस होने चाहिए, इधर तो कोई मोशन नहीं होगा। कितनी आ जाएगी a की वैल्यू, डिवाइड करके देख लो, तो a आ जाएगा मेरे ख्याल से g tan थीटा आ रहा है। देखना तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें। देखो मेरे को पर्सनली उतना ज्यादा पसंद नहीं है ये वाला तरीका इससे करने से, मतलब आंसर तो हमारा आ ही गया है, तो मेथड 2 है मेरे पास जो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। मान लेते हैं ये सेम क्वेश्चन यहां मैं बैठ गया जाके एकदम टॉप पे। अब बताना जरा, मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं या नॉन इनर्शियल? क्यों भाई नॉन इनर्शियल क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो मैं ऊपर बैठा हूं, मैं भी एक्सेलरेट करूंगा। तो अभी अभी क्या बताया था, सूडो फोर्स कैसे लगते हैं? अपनी एक्सेलरेशन मैं इस बॉक्स को देना चाहता हूं तो किस डायरेक्शन में मिलेगी? इधर मिलेगी बेटे, नीचे की डायरेक्शन में क्या लगता है? mg। इस बार हमें क्या करना होगा, mg के कंपोनेंट कर दो बस और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सेम आंसर आएगा बेटे। इस बार हमें पता लग रहा है देख के कि पीछे की तरफ कोई फोर्स पक्का एक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये यहीं रुका रहेगा, इसमें नहीं समझ आता। ma हमने आगे लगा दिया, नॉर्मल भी आ गया, तो क्यों नहीं फिसलेगा ये? यहां ये बात नहीं समझ आती, यहां समझ आ रहा है कि हम एक सूडो फोर्स इसमें पीछे की तरफ लग रहा होगा, एक इमेजिनरी फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा जिसकी वजह से यहीं रुका रहेगा। तो mg का कितना आ जाएगा यहाँ पे? mg cos थीटा, और इधर के डायरेक्शन में mg sin थीटा। इधर होता है नॉर्मल, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। n और mg cos थीटा तो चलो एक डायरेक्शन में आ गए, mg sin थीटा एक डायरेक्शन में आ गए, इसका क्या करें? इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अगर ये एंगल हमें पता है थीटा होता है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा क्या? हाँ होगा। तो ये कितना होगा उस हिसाब से? ये थीटा होगा। तो एम ए का यहां कितना आएगा? एम ए कॉस थीटा, और इधर की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? एम ए। जरा इस बार फिर से बैलेंस करके देखते हैं। हमें तो इतना मतलब नहीं किधर, अगर ये फिसला बॉक्स तो किस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा? नीचे की डायरेक्शन। हमें नहीं कराना स्लाइड। अगर स्लाइड नहीं कराना तो क्या कंडीशन होगी? ये दोनों इक्वल हो जाए। करना एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम से एम कैंसल, ए फिर से आ गया जी साइन थीटा। कौन सा ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है? जिससे पता लग रहा होगा फर्स्ट टाइम सुनने में कि ये बॉक्स नहीं गिरेगा, वो सेकंड मेथड ही है बेटे। सेकंड में ही हमने चीजों को बैलेंस किया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, फर्स्ट वाले से नहीं समझ आता। ऐसे केसेस में सूडो फोर्सेस ज्यादा अच्छे से काम में आते हैं। फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। समझ आ गई यहां तक चीजें? ये भी सूडो फोर्स का ही है। अच्छा, ये बेसिक सी चीज तो पता है ना कि अगर एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक लिफ्ट है और उसके अंदर एक लॉकेट ऐसे लगा दिया तो क्या होगा? तो पीछे की डायरेक्शन में चला जाए कुछ इस तरीके से। इसमें बताना फोर्सेस कौन कौन से। यहां टेंशन, तो टेंशन का यहां कितना आ जाएगा? टी कॉस थीटा। यहां पे नीचे एक और फोर्स है बेटा। अगर मैं इसके अंदर जाके बैठ जाऊं, ये गाड़ी है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? तो मैं अपनी एक्सेलरेशन इसे दे दूंगा बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पीछे है। बस बैलेंस कर दो चीजों को। समझ आया? ये छोटा सा क्वेश्चन था, बट मेन हमारे पास ये। एक मिनट, टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें डिस्टेंस, टाइम, ये वो आता है? सेकंड से बात बन जाएगी, लेकिन सेकंड के लिए तो एक्सेलरेशन चाहिए होगी। एक्सेलरेशन बताओ, निकाल लेंगे सर। बताना क्या आएगी? एक्सेलरेशन नीचे वही सेम जो अभी तक कर रहे थे बेटे, कुछ भी चेंज नहीं है। यहां कौन सा फोर्स लगता है? इधर की डायरेक्शन में mg cos थीटा, यहां पे नॉर्मल, इधर की डायरेक्शन में mg sin थीटा। एट द मोमेंट हमारे काम का कौन सा फोर्स है? mg sin थीटा। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में? और तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू ma।
आ गया a की वैल्यू g sin थीटा। कैसे निकालें टाइम? ऐसे ही कर दी यूटी का साउंड लगाओ। 0 हो जाएगा इसमें। मान लेते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस या फिर ड्रॉप किया। ऐसे ही इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। देखो t की वैल्यू बताओ जल्दी से। टाइम आ जाएगा मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ g साइन थीटा टी स्क्वायर। तो t आ गया एंड अंडर द रूट एल टू जी अपॉन जी साइन थीटा। 2l डिवाइड बाय g साइन। ये आ रहा है क्या? यस सर, क्या कुछ अलग आ रहा है? यही आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये सारा सिस्टम था लिफ्ट में और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। सर आप एक क्वेश्चन खत्म करता हो उसमें दूसरा यही है बेटे, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, बिलीव मी। हाँ क्या है ड्रॉप भी कर बेटे? अब क्या करें, प्रैक्टिकल सिचुएशंस नहीं, ऐसे ही कुछ सेम टाइम। बस वो ओए ध्यान से समझो। हाँ नहीं स्ट्रेचर का नहीं, पैर अंदर मुड़ गया। अरे तुम चुप होके ध्यान से समझो। हॉस्पिटल में ही पहुंच गए तुम लोग तो। अगर मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन एक लिफ्ट के अंदर है, ये टाइम तो अभी अभी हमने निकाल दिया जब कोई लिफ्ट वाला काम नहीं था, और अभी भी कोई ज्यादा काम बचा नहीं है हमारे पास। देखो कितनी छोटा सा चेंज होगा। अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था अगर कोई भी लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी तो उस पर एक्सेलरेशन कितनी लगती है बेटे? अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उस पर एक्सेलरेशन कितनी लगती है? g प्लस ए। तो इस आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ तो मैं बता रहा था कि अगर ये लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो इस पे एक्सेलरेशन g नहीं लगेगी। पता कितनी लगेगी? इतना सा चेंज था बेटे इसके अंदर। और अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही होती तो क्या करते? माइनस से सारा केस सेम होता, बस इसमें g माइनस ए लिख देते। इतना सही था। समझ आया चेंज? ठीक है, छोड़ देते हैं इतने में ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।